पसमानदा आंदोलन, पसमानदा आंदोलन इसका 5th पार्ट है, 5वां हिस्सा है। आसिम बिहारी जी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ही एक्सेप्टेड जनरल सेक्रेटरी पोस्ट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ही एक्सेप्टेड जनरल सेक्रेटरी पोस्ट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने हमेशा महासचिव का ही पद स्वीकार किया। संगठन के अंदर उन्होंने हमेशा महासचिव का ही पद स्वीकार किया, यानी अध्यक्ष कोई और होते थे और वो हमेशा महासचिव ही बनते थे। अब ये देखना चाहिए कि संगठन के मामले में वो कितने लोकतांत्रिक थे। यहाँ तो हमारे मूल निवासी बहुजन में ऐसे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं जो कि संगठन में सुप्रीमो बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं और हमेशा के ज़िंदगी भर के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं। हर जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने की कोशिश करता है तो उसको संगठन से बाहर कर देते हैं, तानाशाही दिखाते हैं और मरते हैं तो कुर्सी सहित संगठन को भी दफन कर देते हैं। ये हमारे मूल निवासी बहुजन की जो गुलामी है, इसको प्रत्यक्ष आज की तारीख में 2023 में तो हम देख ही सकते हैं कि जो मूल निवासी बहुजन के संगठन हैं उसमें जो अध्यक्ष है किस तरह से सुप्रीमोगिरी करता है, तानाशाही करता है और संगठन को तानाशाही से चलाता है। लेकिन हमारे मौलाना आसिम बिहारी जी कभी अध्यक्ष नहीं बने, संगठन के कभी अध्यक्ष नहीं बने, बस जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से ही वो संतुष्ट रहते थे। ये है लोकतांत्रिक व्यवहार हमारे मौलाना आसिम बिहारी जी का। और कोई भी संगठन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन होते हैं, ये इनफॉर्मल श्रेणी के संगठन होते हैं, यानी अनौपचारिक संगठन होते हैं। और ये ऐसे संगठन जो है, ऐसे संगठन नैतिकता के आधार पर चलते हैं और नैतिक तानाशाही से नहीं चलते हैं, सुप्रीमोगिरी से ऐसे संगठन नहीं चलते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं और नैतिकता के आधार पर चलते हैं। तो हमारे मौलाना आसिम बिहारी जी से ये सीखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से संगठन को बनाया और चलाया। ये हमारे मूल निवासी बहुजन को सीखना चाहिए मौलाना आसिम बिहारी के जो उनका आचरण था संगठन के अंदर, यानी वो हमेशा महासचिव के पद से ही संतुष्ट रहते थे, कभी अध्यक्ष नहीं बने। In 1935-36 elections, people observed the power of Pasmanda movement. In 1935-36 1935-36 के चुनाव में, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया था भारत, तो 1935-36 के चुनाव में लोगों ने पसमानदा आंदोलन की ताकत को बड़े करीब से देखा। पसमानदा आंदोलन की ताकत को उन्होंने बड़े करीब से देखा कि किस तरह से पसमानदा आंदोलन के कारण पसमानदा जातियां चुनाव में जीत रही हैं, उनको जीत मिल रही है और जो बड़ी जातियों के लोग हैं उनके मुकाबले वो हार रहे हैं। यानी पसमानदा जातियां, पिछड़ी जातियां जो मुस्लिम की थीं, वो चुनाव में जीत हासिल कर रही थी। अशरफ कास्ट से अपोज्ड दी पसमानदा मूवमेंट। अशरफ कास्ट से अपोज दी पसमानदा मूवमेंट। मुसलमानों की उच्च जातियों ने, जिसको अशरफ कहते हैं, मुसलमानों के उच्च जातियों ने पसमानदा आंदोलन का विरोध किया। क्योंकि पसमानदा आंदोलन पिछड़े मुसलमानों का आंदोलन था और मुसलमानों की जो उच्च जातियां हैं वो पिछड़े मुसलमानों को आगे आने देना नहीं चाहती थी। उसे अंसारियों का आंदोलन कहा, यानी पसमानदा आंदोलन को कहा कि ये अंसारियों का आंदोलन है। अंसारी मतलब बुनकरों का आंदोलन है। अरे बुनकर तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसलिए ले रहे थे क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद जो मशीनों का कपड़ा आया तो उसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चली गई, बहुत बड़ा धक्का उनको लगा, वो गरीबी के दलदल में चले गए। इसीलिए अंसारी जो है अंग्रेजों से चिढ़े हुए थे। वो राजनीतिक आंदोलन इसीलिए अंसारी लोग चला रहे थे, बुनकर लोग, ये सब रोजी रोटी का मसला था। लेकिन जो उच्च जातियां थीं उनको क्या, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल करके उनको तो सत्ता का फ़ायदा मिल रहा था, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि पसमानदा जातियां भी राजनीति में सक्रिय हो जाएं या उनको ज़्यादा हिस्सा मिले, विरोध कर रही थी। तो मुसलमानों की जो उच्च जातियां उनको अशरफ कहते हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारे हिंदू धर्म में द्विज वर्ण होता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने को द्विज कहते हैं। द्विज माने 2 बार में पैदा होते हैं, तो वो तो शायद ऐसा नहीं कहते हैं अशरफ कि हम 2 बार में पैदा होते हैं।
लेकिन ये कि जैसे शेख सैयद, मुग़ल पठान, ये अपने को शायद अशरफ कहते हैं, ऐसा कुछ है मुसलमानों में, और अपने को उच्च कहते हैं, हम बड़े ऊँचे हैं, बड़े ऊँचे हैं, ऊँचे दरवाजे वाले हैं, हम ऊँचे पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, शायद ऐसा कहते हैं। He took 2 to 3 hours in speech. He took 2 to 3 hours in speech. उनका भाषण 2 से 3 घंटे का होता था। उनका भाषण, यानी जो मौलाना थे हमारे जो बोलते थे, तो उनका भाषण 2 से 3 घंटे का होता था। और एक बार तो उनका भाषण जो है 6 घंटे चला है, 6 घंटे, और ये विश्व रिकॉर्ड हो गया है दुनिया में। इतने प्रखर वक्ता थे, इतने विद्वान वक्ता थे मौलाना आसिम बिहारी। He opposed partition of India in 1940. He opposed partition of India in 1943. जब 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का प्रश्न उठाया, तो उन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया। यानी पसमानदा आंदोलन के लोगों ने जो है मौलाना आसिम बिहारी के नेतृत्व में भारत विभाजन का विरोध किया। जाहिर है कि वो भारत के मूल निवासी थे, और भारत के मूल निवासियों के साथ चाहे जिस जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हों, उनके साथ उनका करीब का रिश्ता था। इसे कहते हैं मूल निवासी पहचान और मूल निवासी की भावना, कि वो भारत को विभाजित होने देना नहीं चाहते थे। इसीलिए मुस्लिम लीग का उन्होंने समर्थन नहीं किया और भारत विभाजन का समर्थन नहीं किया। ऐसे थे हमारे मौलाना आसिम बिहारी जी, आज मूल निवासियों को उनके प्रति ऋणी होना चाहिए, कर्जदार होना चाहिए हमारे मौलाना के प्रति। He supported Quit India movement in 1942. उन्होंने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। यानी जो गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, कांग्रेस ने, गांधी ने, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस आंदोलन का पसमानदा आंदोलन के लोगों ने और हमारे मौलाना आसिम बिहारी ने समर्थन दिया। वो समर्थन भी वही जो बात हमने पहले कही, कि अंग्रेज़ों की वजह से जो है बुनकर जातियों का जो रोजी रोटी थी वो ख़त्म हो गई थी, या वो बड़ी गरीबी के दलदल में चले गए थे। जाहिर है कि ऐसे लोग जो है अंग्रेज़ों का समर्थन क्यों करते? वो तो खुश थे कि अंग्रेज चले जाएं भारत छोड़ करके। In 1946 elections, Momin Conference won against Muslim League. In 1946 elections, Momin Conference won against Muslim League. 1946 के चुनाव में मोमिन कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम लीग के खिलाफ जीत दर्ज हुई। ये बहुत बड़ी बात थी कि 1946 के चुनाव में पसमानदा आंदोलन से जो मोमिन कॉन्फ्रेंस निकला था, तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो प्रत्याशी थे वो मुस्लिम लीग के प्रत्याशियों के खिलाफ जीत दर्ज हासिल किए। ये इतिहास है, ये दर्ज है इतिहास के पन्नों में। On 6 December 1953 he died at Atala locality Allahabad in the house of Haji Kamruddin Sahab. His son Harun Asim was with him. 6 दिसंबर 1953 को अटाला मोहल्ले में इलाहाबाद में हाजी कमरुद्दीन साहब के घर में उनकी मृत्यु हुई। उस समय उनका पुत्र हारून आसिम उनके साथ थे। ये क्या संयोग है कि 6 दिसंबर 1956 को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का भी परिनिर्वाण हुआ, और उसी 6 दिसंबर को जो है मौलाना आसिम बिहारी का भी परिनिर्वाण हुआ। तो क्यों नहीं दोनों महापुरुषों का जो परिनिर्वाण है एक साथ मनाया जाए? हमारा ख्याल है इसको मनाना चाहिए, मूल निवासियों को मनाना चाहिए, और शायद शुरू भी हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि मौलाना जो है इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हुई, तो ये इलाहाबाद उनकी कर्मभूमि थी। इसलिए मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो इलाहाबाद के वासियों की तरफ से, इलाहाबाद के मूल निवासियों की तरफ से ये वीडियो हमने श्रद्धांजलि के रूप में बनाया है, और भाव इलाहाबाद की तरफ से हम श्रद्धांजलि उनको देना चाहते हैं, क्योंकि मौलाना आसिम बिहारी जी का इलाहाबाद जन्मभूमि तो नहीं थी, लेकिन कर्मभूमि थी। तो इलाहाबाद के लोगों को मौलाना आसिम बिहारी को याद करना चाहिए और उन्हें उसी भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। और इसीलिए मैंने इलाहाबाद के मूल निवासियों की तरफ से इस वीडियो को बनाकर अपनी श्रद्धांजलि पेश की है।